Mayank Rishi. And we have, okay, Sai is there, Sajal, Shivam, and Utkarsh. Okay. Yes, Jatin. Jatin, beta, you are from school? Jatin Agarwal. सर Yes, beta, you are from which school? सर असल में इसी स्कूल से हूँ। असल में कल ना लैपटॉप जो मेरे पापा ने यूज करा था, तो जतिन अग्रवाल मेरे पापा का नाम। मैं भी नाम भूल गया। What's your name? बोल। Subol. Okay. जैसे नाम चेंज कर देना। Okay, okay, no problem, no problem. Okay, beta. Any doubts? No doubts. Okay, okay. So, last class we discussed free body diagram. Okay. And आज बेटा वही 9th वाली डिस्कस कर लेते हैं जरा लॉज. Okay, first law, second law, third law. There is a slight change, not much. Just एक बार देख लेते हैं. Just wait for 1 or 2 minutes. कुछ और लोग भी ज्वाइन कर लें. कोई डाउट बेटा हो तो आप पूछ सकते हैं तब तक. Okay, so we will start with Newton's first law. Okay, I'm starting with Newton's first law, and this law is also known as law of inertia. Law of inertia. Okay, so very simple law, we all know about it, and the law says a body
continues to be in a state of rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. ओके तो ये हम सबको पता है बेटा, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, यूनिट मोशन। ओके, हाँ जी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना हो। नाउ वी कैन डिवाइड इनर्शिया in three types. First is inertia of rest. Inertia of rest. तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं बेटा, it is the inability to change its state of rest by its तो जब तक आप पे कोई नहीं लगेगा तब तक आप अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। ओके, कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और इसके कुछ अगर एग्जांपल्स देखें, तो एग्जांपल्स में फर्स्ट हमने पढ़ा था, a person is standing freely in bus gets backward jerk when bus starts suddenly. ओके, और मूविंग बस में जो ब्रेक वाला था जिसमें फॉरवर्ड जर्क लगता था वो मोशन था। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। क्लियर? रीजन सबको पता है? रीजन पता है ना सबको? ओके, हमारी जो बॉडी होती है बेटा वो रेस्ट पे रहती है। जैसे ही आपकी बस स्टार्ट होती है तो आपके लोअर पोर्शन लेग्स जो हैं वो बस के साथ कांटेक्ट में है। तो जब बस आगे जाएगी तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, बट ड्यू टू इनर्शिया योर अपर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, और आपको ऐसा लगता है कि आपको बैकवर्ड जर्क। क्लियर? ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं बेटा। कैरम सबने खेला होगा? हाँ जी, कैरम कॉइन्स।
वो जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जिनकी फर्स्ट चांस आप दे देने के बाद रोते हैं, वो क्या करते हैं, कॉइन स्टैक्स को यस हिट करते हैं, ये पीस आपका बाहर चला जाता है, पूरा का पूरा स्टैक नीचे रहता है, उस पे अपर पोर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये बेटा ग्लास का है, तो आपके पास ग्लास है और एक बुलेट आप ले लीजिए। ओके, दिस इज अवर बुलेट, और इसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा होगी तो आप देखेंगे इस पे एक बढ़िया सा होल बन जाएगा। अ क्लियर होल इज क्रिएटेड, लिख लीजिए, अ क्लियर होल, यस। सर कैरम कॉइन्स वाला समझ नहीं आया, फिर से समझा दीजिए प्लीज। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूं। लिखिएगा, अ क्लियर होल इज क्रिएटेड through a glass when a bullet is fired. अब रीजन समझिएगा बेटा, क्या बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, ये जो पोर्शन था जब ये बुलेट के कांटेक्ट में आया तो ये पोर्शन आपका बुलेट के साथ निकल गया, बट रेस्ट ऑफ द ग्लास रिमेन्स एट, ओके, ये जो पोर्शन येलो कलर से अब मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, दिस पोर्शन रिमेन्स एट रेस्ट, so that is inertia of rest. okay, similarly अगर आप कैरम कॉइन की बात करेंगे तो जब आप हिट करते हैं बेटा, तो दिस पोर्शन, अपर पोर्शन, इस पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। फोर्स किस पे लगा है, लोअर पोर्शन पे, ये रेड पोर्शन पे, लोवेस्ट कॉइन। ओके, हाँ जी, ये जो कॉइन लोवेस्ट पोजीशन पे है, इस पे फोर्स लगा, ये कॉइन यहां से निकल के बाहर चले गई। पोर्शन जो अपर पोर्शन आपको दिख रहा है ना, दिस वन, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो ये मोशन में नहीं आता रहता है, इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो थोड़ी देर के बाद आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, हाँ जी, ये आपके पास 1 2 3 4 कॉइन्स रह जाएंगे केवल, और ये वाला कॉइन यहां कहीं होगा, फिर आप हिट कीजिए इसको, ये वाला कॉइन निकल जाएगा, ये 3 के 3 साथ में रहेंगे। ओके, अब एक एग्जाम्पल है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग and we have a block and then we again have a string. Okay, I am calling the upper one string A and the lower one is string B. Now you pulled this one. Okay, आपने इसको पकड़ा string B को and then you pulled it downward. Now there are two ways. Case one is with a jerk. Case two is slowly. दो केसेस मैंने आपको बताया। सपोज इसका मास है m, 1 kg दिया हुआ है, और आपने इसको सडनली यहां से पुल किया, पहला केस jerk के साथ पुल किया। ओके, तो केस वन में क्या होगा,
केस 1 में स्ट्रिंग बी ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग बी विल ब्रेक। अभी बात करें कि क्यों ब्रेक करेगा, डोंट वरी अबाउट इट। स्ट्रिंग बी विल ब्रेक, अब समझना बेटा, ये आपका रेस्ट पे है, ब्लॉक एम रेस्ट पे है, ओके। जब आप इसको जर्क के साथ पुल करेंगे तो ये रेस्ट पे ही रहता है, इसको इतना टाइम नहीं मिलता मोशन में आए, तो ए पे नो इफेक्ट, क्लियर। बट बी पे आपने एक फोर्स लगाया तो बी पे टेंशन लगेगा, और जब भी टेंशन की लिमिट इसकी लिमिट से ज्यादा होगी ब्रेकिंग से, तो कौन ब्रेक करेगा, स्ट्रिंग बी ब्रेक कर जाएगा, ओके। बट जब आप इसे स्लोली करेंगे तो आप मास एम को टाइम दे रहे हैं। नाउ केस 2, केस 2 में यू आर गिविंग टाइम, स्ट्रिंग ए विल ब्रेक, क्यों, बिकॉज इस पे बेटा एक तो फोर्स लग रहा था mg, टेंशन जो था वो mg के बराबर था, और साथ में आपने स्लोली एक फोर्स और ऐड कर दिया। स्लोली में यहां पर आपके पास दोनों फोर्सेस इसको नीचे की ओर पुल करेंगे और ये टेंशन आपका इंक्रीज होता, तो टेंशन इन ए इज ग्रेटर देन बी when B is pulled slowly। आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद ट्राई करके भी देख सकते हैं। हाँ, बस बहुत हैवी लीजिएगा, क्योंकि अगर वो टूटेगा तो चोट लग सकती है। घर पे आप कोई इस तरह से एक थ्रेड पे कोई हैवी बॉक्स ले लीजिए और उसके नीचे एक और थ्रेड लगा लीजिए, ठीक है। हाँ, पहले इतना होना चाहिए कि बस ये रहे, हाँ, इतनी स्ट्रेंथ स्ट्रिंग की होनी चाहिए कि ये होल्ड कर ले उसको, ब्लॉक को, और देन यू पुल दिस वन, एक बार कीजिए और एक बार स्लोली पुल कीजिए। ओके ओके, केस 1 एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, ये बेटा मास एम है। अभी मैं कलर से स्ट्रिंग दिखाते रहा हूं आपको, ओके। अगर मैं इसको जर्क देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्क, अ सडन चेंज, ओके। तो सडन चेंज मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, इस शॉर्ट ड्यूरेशन में इस एम को मूव टाइम नहीं मिलेगा, ये आपका शो करेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तो रेस्ट में रहेगा, ओके। जैसे ही आप इसको पुल के तो टेंशन यहां इंक्रीज हो जाता है, टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग इंक्रीजेस। आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो भी फोर्स लगा वो के पोर्शन पे लगा बेटा, ये एम से ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इनर्शिया सडन इसमें। बट अगर आप स्लोली करेंगे तो आप टाइम दे रहे हैं उसको ऊपर ट्रांसफर होने का। तो इन सेकेंड केस जब हम स्लोली पुल कर रहे हैं तो यहां पर एक तो वेट है प्लस जो फोर्स आपने लगाया वो है, तो ऑब्वियसली अपर वाले का फोर्स ज्यादा हो जाएगा स्लोली में, ठीक है। बट सडन केस में यहां पर फोर्स टेंशन mg ही रहेगा और नीचे वाला फोर्स ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके गुड। एक केस और भी देखा था बेटा, वो ये भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं।
Suppose you have a glass, okay, और इस पे आप एक कार्ड रख दीजिए और इस कार्ड के ऊपर, ओके, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं जिससे दिखे ये कुछ कार्ड सा, ओके, लाइक दिस। ठीक है, और इसके ऊपर आपने रखा हुआ है कॉइन। थोड़ा रफ कार्ड मत लीजिएगा, स्मूथ कार्ड लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आपका कॉइन है बेटा, ठीक है, और आप इस पे हिट कीजिए, इस पॉइंट पर जर्क दे दीजिए यहां पे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपकी सिचुएशन है, इसमें कॉइन आपका नीचे आ जाएगा और ये कार्ड आपका क्लियरली यहां से बाहर निकल जाएगा। ओके, दैट इज अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज आपने फोर्स किस पे लगाया है? फोर्स आपने लगाया है कार्ड, तो कार्ड तो मूव कर गया, बट कॉइन को इतना टाइम नहीं दिया आपने कि वो कॉइन पे फोर्स अप्लाई हो, वो कॉइन को नीचे आ गया। हाँ, आप धीमे धीमे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉइन यहीं पे है। स्लोली के केस में कॉइन भी आपका बाहर गिरेगा, कॉइन जो है वो कभी भी ग्लास पे नहीं आएगा। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्लीनिंग ऑफ कारपेट वाला था, तो आपको पता है वहां पे क्या होता था। ये आपके पास एक कारपेट है, ओके, इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, आप हिट करते हैं तो ये कुछ इस पोजीशन पर आ जाता है, बट डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी पोजीशन पे रहते हैं और ग्रेविटी उनको नीचे की ओर पुल कर लेती है। तो इस तरह से क्लीनिंग ऑफ कारपेट भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Now we will move to inertia of motion. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। जस्ट अ मोमेंट बेटा, मैं चेक कर लूं एक बार। हेलो, चेक। बेटा मेरे एंड पे तो क्लियर है। सजल, ओके, बाकी लोगों को बेटा मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, सजल एक बार अपने एंड पे चेक कर, थोड़ा सा रूम में चेंज कर। ओके, फाइन फाइन फाइन। सर थोड़ा ऊपर कर दिखा दो, रह गया लिखना। और ऊपर? नहीं, बस बस। हो गया सर। Okay, so now we will move to inertia of motion. Okay, so inertia of motion, so simply इसको लिख सकते हैं, it is the inability of a body to change its velocity by itself.
ओके, खुद से कोई अपनी वेलोसिटी भी चेंज नहीं कर सकता। और अगर आप हमारी लाइफ देखेंगे ना, तो वहां पे भी ये होता है बेटा, वो पेरेंट्स या टीचर आपको कहते रहते हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बिकॉज कोई खुद से तो पढ़ ही नहीं सकता। ओके, हाँ, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट वहां पे भी अप्लाई होता है। आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटा ही पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर, जब तक आपको फोर्स ना लगाया जाए। तो वो फोर्स लगाना जरूरी है, इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स आपको बार बार बोलते रहते हैं। क्लियर? ओके, तो एग्जांपल्स, कोई भी बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगी, रेस्ट पे नहीं आए। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन अ बस, आप कार भी लिख सकते हैं, मैं आपको बस से एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, व्हेन अ बस stops suddenly, a passenger sitting inside tends to fall forward। और कार वगैरह में इसीलिए बेटा सेफ्टी बेल्ट्स रहती हैं कि आपको वो सडन जर्क ना लगे, अदरवाइज आप आगे जाके टकरा सकते। ओके ओके, सेकंड वन इज, वो आपने देखा होगा मूविंग बॉडी से जब आप बाहर जंप करते हैं कार या ट्रेन से, तो सामने की ओर गिरते, तो आपको दौड़ना पड़ता है जिससे आप ना गिरे। स्लोली आपको रेस्ट पे आना पड़ेगा। ओके, तो लिख लेते हैं, अ पर्सन jumping out of a moving train may fall forward। मैं इसलिए लिखा कि अगर आप दौड़ते रहेंगे और धीरे धीरे स्लोली फ्रिक्शन को यूज तो फिर नहीं होगा, बट अगर आप सडनली अपने लेग्स को रेस्ट पे ले आएंगे तो आपका अपर पोर्शन जो है वो मोशन में ही रहेगा और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से बेटा थर्ड एग्जांपल है, अगर आप में से कोई एथलीट है, ओके, तो वो जो रेस होती है आपकी, एन एथलीट रन्स a certain distance before taking a लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप से पहले आप दौड़ के आते हैं, बिकॉज आपको क्या चाहिए होता है, एक वेलोसिटी चाहिए होती है। ओके, और वो वेलोसिटी आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करती है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। और नेक्स्ट एक और रहता है बेटा, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जी, we can write it is the inability of a body change its direction by itself।
खुद से आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फोर्स होगा वही आपकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो बेटा, when a stone tied to one end of a string is willed and a string breaks suddenly। हाँ जी, सबको पता है क्या होगा, क्या होगा? द स्टोन, हाँ जी क्या होगा? flies along the tangent to the सर्कल। जरा सी समझते हैं क्या हो रहा था बेटा कि ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। ये पास सर्कुलर पाथ है बेटा, ये स्ट्रिंग थी और यहां पर हमने एक स्टोन लिया हुआ था और आपने इसे रिवॉल्व किया तो हुआ था इस तरह से। अब किसी मोमेंट पर ये स्ट्रिंग जो है आपकी यहां से ब्रेक कर गई, सपोज यही पोजीशन पे ब्रेक, तो आपका ये स्टोन इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, ये बिल्कुल सीधे चला जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये आपको यहां दिखेगा, फिर ये यहां आगे की ओर मूव कर रहा होगा लाइक दिस। ये इसका पाथ होगा। हाँ, अगर स्ट्रिंग टूटी नहीं तो क्या होगा? ये इस पे टेंशन लग रहा है बेटा और ये फोर्स हमेशा इसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। आगे इसको डिटेल में पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा ये, द फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अभी चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर ये ब्रेक हो गई ये स्ट्रिंग, तो स्टोन पे कौन सा फोर्स लगेगा? ओनली mg, और कोई फोर्स नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये अपने साथ को फॉलो नहीं करेगा, ये सीधे चला जाएगा अपर डायरेक्शन। ओके, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं बेटा इसका। वो आजकल बारिश हो रही है तो अपने कभी कार के पीछे खड़े हो जाओ बढ़िया सी जगह पे, कपड़ों में बढ़िया डिजाइन बन जाएगा, है ना? तो लिख लीजिए, द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रू आउट मड इफ एनी। अब भाई होगा तभी, इसीलिए मैंने बरसात में कहा है आपसे। ओके, टेंजेंशियली ड्यू टू inertia of direction। तो इसको भी अगर आप देखना चाहें बेटा, तो सपोज हमारे पास व्हील है और इसमें मड के पार्टिकल्स। ओके, अभी तो ये स्टिक करे रहते हैं आपस के फोर्स से या फ्रिक्शन की वजह से, बट जब इसकी स्पीड ये रोटेट करने लगेगा बेटा लाइक दिस। ओके, स्पीड जैसे ही बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये पार्टिकल पे इतना फोर्स नहीं रहता, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाता और ये पार्टिकल आगे के डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ्रिक्शन पढ़ेंगे उस समय क्लियर होंगे।
बट अभी आपको यह पता है कि अगर मेरे पास सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल नहीं है जो इसको मोशन प्रोवाइड करे, तो ये क्या करेगा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और ये तो सभी ने फील किया होगा। थर्ड जो एग्जाम्पल है लिख लीजिएगा, व्हेन अ कार गोज around a curve, suddenly सर सर okay, sorry, some connectivity issue at my. Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay, यस okay. सर
ओके फाइन। हाँ, तो कहां पे थे हम? यार रिदम कर। अच्छा, ये तो हो गया था ना। तो फर्स्ट लॉ बेटा इतना है कि आपके 3 टाइप के इनर्शियाज होंगे: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? अब आते हैं जो मेन लॉ है, एंड दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। सर आप थर्ड एग्जांपल बता रहे थे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। हाँ तो लिख तो लिया, पूरा नहीं हुआ था? अच्छा, नो मुझे सर। लगा। जस्ट अ मोमेंट, कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या लिखा था हमने? व्हेन अ कार गोज राउंड, ओके ओके ओके, लिखिएगा। When a car goes round a curve suddenly, the person sitting inside is thrown outwards. ऐसा लगता है, ठीक है ना? हाँ, जरा सी इसको समझते हैं बेटा। सपोज ये हमारे पास हमने एक कार को एज्यूम किया हुआ है, कार आप एज्यूम करना चाहें, ओके। और अब देखिएगा, यहां पर मैं आपको आपकी पोजीशन दिखा दूं। सपोज आप यहां पर हो, दिस इज यू। क्लियर? अभी दोनों के दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थोड़ी के बाद इस बस ने ले लिया, तो बस टर्न कैसे लेगी जरा सी समझते हैं। ये बस आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी, लाइक दिस। एक मिनट, ओ भाई, ओके, लाइक दिस। ये समझ में आया बेटा? यस सर। बस जो है आपकी टर्न ले लेगी। अब अगर आप अपनी सिचुएशन को देखें, पहले आप बस से इस डिस्टेंस पे थे, अब आप बस से क्लोज। तो एक्चुअल में हुआ क्या? आप तो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, आप आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप बैठे कहां पे थे? विंडो से 1 या 2 फीट के डिस्टेंस पर, और अब आप बिल्कुल विंडो के पास पहुंच चुके हो। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप साइडवेज मूव किए या आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किए, बट रियलिटी में आप स्ट्रेट गए। टर्न किसने ले लिया? बस ने टर्न ले लिया। आप तो स्ट्रेट मूव किए बेटा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ? आपकी सीट थी, वो बस के साथ कांटेक्ट में आ गई, और फिर बस ने आपको जो है इधर की ओर टर्न कर दिया। क्लियर है? तो ये बेटा एग्जांपल्स हो गए फर्स्ट लॉ के। अब बात करेंगे जो मैथमेटिकल पोर्शन जिसपे सबसे ज्यादा आएगा, एंड दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। ये तो सुनने वाली चीजें ज्यादा थी, और वैसे भी ये सारे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं क्लास 9th में किए होते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आएगा बेटा न्यूमेरिकल्स में। पढ़ा तो आपने पहले भी है, तो लिखिएगा न्यूटन सेकंड लॉ। द रेट ऑफ change of linear momentum of a body
is directly proportional to the external force applied on the and this change takes place always in the direction of applied force. नोट कर लीजिए, फिर समझने की कोशिश करते हैं. The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of applied force. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लीनियर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा. ठीक है. So, if a body has mass m and velocity v, okay, तो आपको पता है बेटा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हैं एम वी से. ओके, लिख लीजिए. तो मोमेंटम इज एम वी. तो अब ये लॉ कहता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डीपी बाय डीटी. ओके, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो डीपी बाय डीटी, यहां लिख लीजिए आप चाहें तो, लीनियर मोमेंटम, it is a product of mass and velocity. dp by dt is directly proportional to force. क्लियरिटी के लिए f एक्सटर्नल लिख दे रहे हैं, बट आप f भी लिखें तब भी काम चल जाएगा. तो सेकेंड लॉ कहता है dp by dt is directly proportional to f. या आप इसी को लिख सकते हैं बेटा, f directly proportional to dp by dt, rate of change of linear momentum. हाँ, लॉ एक्चुअल में ये है बेटा. अब आप यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो यहां पे k आएगा एक कांस्टेंट, दैट इज डी बाई डी टी. और क्योंकि न्यूटन साहब बहुत स्मार्ट थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने k को इस वे में ले लिया, k की वैल्यू क्या आ जाती है, हाँ जी 1 आ जाती है. तो यहां से आपका f जो है वो dp, अपनी जो यूनिट्स उन्होंने, हाँ वैल्यूज जो ली वो इस तरह से ले ली कि आपका f जो है वो dp बाई dt आ गया. तो ये है आपका सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल रिजल्ट. ये आपको याद रखना है. ठीक है, अभी तक ने पढ़ा वो क्या पढ़ा था देख लेते हैं. F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी. क्लास 9th में ऐसे पढ़ा था और वेक्टर साइन नहीं था बेटा. ठीक है, बट जन ये है. आज के बाद अब क्लास बड़ी हो गई है, 11th हो गया, तो इसको याद रखेंगे बेटा. F इज डी बाई डी टी.
अभी बता रहा हूं क्यों चेंजेस आएंगे, क्यों इसे याद रखना जरूरी है। हाँ, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। और नोट हो जाए तो मुझे बता भी दीजिएगा बेटा। हाँ जी, हो गया नोट? यस सर। ओके ओके ओके। अब बेटा थोड़ा सा ना जरा डिटेल में समझते हैं। हमने आपसे कहा F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है। अब जरा यहां पे मैं इसको अलग अलग केसेस में सेपरेट कर रहा हूं। केस 1 हमारा है व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट, velocity changes, when mass is constant and velocity change। ओके, पहला केस हम ले रहे हैं, v वेरिएबल है और m जो है वो आपका कांस्टेंट है। ये क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू डी एम वी बाई, ये क्लियर हो रहा है बेटा सबको? अब डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, मास जब कांस्टेंट होता है तो वो निकल के बाहर आ जाता है, दैट इज m dv बाई dt एंड dv बाई dt इज व्हाट? एक्सेलरेशन, ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ma। तो कुछ लोग कहते हैं बेटा सेकेंड लॉ है F इज इक्वल, ये ट्रू है बट कब? हाँ, ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। अगर मास चेंज हो रहा है, मास कैसे चेंज होगा वो अभी बताएंगे आपको। आपकी एक बॉडी आपने ली, उसका मास फिक्स है, तो F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ठीक है। हाँ, बट सपोज आपके पास एक ट्रॉली है, कुछ मास है स्मॉल m, और बारिश हो रही है और इसमें वाटर स्टोर होते जा रहा है, इसमें वाटर स्टोर होते जा रहा है बेटा, तो धीरे धीरे इसका मास क्या होगा? चेंज होता रहेगा। उस केस में F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, आप ऐसे बात करेंगे कि भाई आपके पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है, आपने इस पे फोर्स लगा दिया, F इज इक्वल टू एम ए, परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम विद दिस। बिकॉज यहां पर ये बॉडी में आप एज्यूम करेंगे कि m इज इक्वल टू कि कहां पर F इज इक्वल टू एम ए लगेगा, कहां पर कुछ और लगेगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Excuse me, sir.
बेटा F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लिखेंगे डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्योंकि आपका मास कांस्टेंट था इसलिए डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाएगा, तो आप उसको लिखेंगे एम डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी इज योर एक्सेलरेशन। तो यहां पे आपने एक्सेलरेशन लिख दिया एफ इज इक्वल टू एम ए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। एफ इज इक्वल टू एम ए तभी है जब आपका एम क्या है, कांस्टेंट है बेटा, तभी आप इसे लगा सकते हैं। बाकी केसेस में आपका फॉर्मूला चेंज होगा, वो अभी आगे आ रहे हैं। हाँ जी, कैसे? केस 2 लिखिएगा बेटा। हाँ जी, केस 2 है when velocity is constant, m वेरिएबल, मास चेंज हो रहा है और v कांस्टेंट है। ठीक है, ये बेटा रॉकेट प्रोपल्शन में यूज होता है। तो रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, आपके पास ये गैसेस हैं जो इससे बर्न होके फ्यूल बर्न होता है और गैसेस बाहर निकलती हैं एट सम रेट। इसके मास में ओके इसके मास में चेंज आने लगता है। भाई गैसेस फ्यूल बर्न हो रहा है ना, गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो टोटल रॉकेट के मास में चेंज आएगा। वेरी गुड। और यहां पे जो वेलोसिटी बाहर निकल रही है इसे एग्जॉस्ट वेलोसिटी कहते हैं। और अगर ये कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, बट अगर ये कांस्टेंट है एग्जॉस्ट वेलोसिटी, तो देखें हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे एफ, फिर से आप वही फॉर्मूला लिखेंगे डी एम वी बाय डी टी। अब कौन है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एम वेरिएबल है, तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगी। यहां पे आपका आ जाएगा डीएम बाय डी। तो इस तरह के केसेस में आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। यहां एम ए नहीं लगा बेटा, यहां लगा वी डी एम बाई डी टी। समझ में आया? तो ऐसा कई बार आपको लग सकता है जैसे आपसे कहा रॉकेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट उसका मास चेंज हो रहा है, दैट मींस उस पर फोर्स है। ओके, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डीएम बाई डी टी। इसको आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो आप कंपटीशन में क्वेश्चंस देखते हैं तो बेटा इस पे ज्यादा मिलते हैं, वेदर इट इज नीट और जेई मेंस, इन क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि ये बोर्ड में अलग चीज आती है, कंपटीशन में अलग चीज आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लॉ थोड़ी चेंज हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन का एक बोर्ड में वो सिंपल क्वेश्चंस टाइप रखते हैं, बाकी जो थोड़े से ट्विस्टेड उनको वो हॉट्स कह देते हैं। ठीक है, वो लिमिटेड है, बाकी जनरल सबके लिए बनाया गया। उन्होंने कहा भाई हर एक के लिए, अच्छा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, में 2 एप्लीकेशन भी नहीं लग रहे होंगे, एक चैप्टर का क्वेश्चन है तो वही लग रहा होगा। बट जब आप कंपटीशन की बात करेंगे तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया। ठीक है, आगे जाके ये और भी कॉम्प्लेक्स होगा, बट धीरे धीरे
पहले दिन कॉम्प्लेक्स चीज को पढ़ने लगेंगे तो फिर तो वो समझ ही नहीं आएगी। तो पहले सिंपल चीजें पढ़ते हैं, ठीक। अब जैसे ये हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, तो उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ये हमने यूज कर लिया बेटा, बिकॉज इस पे हम मास्टर चुके, हमने पूरा जो है बेसिक मैथ्स में यही चीजें की हुई। क्लियर? ओके। अच्छा, एक और केस ले, तो ये बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी अगर आ जाए, अब देखिए कितनी आसान सी चीज है। लिखिएगा केस 3, इफ m and v both वेरिएबल, भाई दोनों चेंज होने लग गए, मास भी चेंज हो रहा है, उसमें से कुछ मास इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम बी। अब वो एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था, F इज इक्वल, फर्स्ट को कांस्टेंट लेना था, सेकंड को डिफरेंशिएट करना था, m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। कैलकुलस का यूज आ गया, ये रहा आपका फोर्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर वेरिंग। हाँ जी, कितनों को समझ में आया? आगे सर। यस अगर किसी ने लेट ज्वाइन यस सर। तो लेक्चर्स बेसिक मैथ्स वाले हैं, जहां पे डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं, तो वहां पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ बहुत सारे केसेस हो सकते हैं सजल, बहुत केसेस हो सकते हैं। अभी केसेस बारे में चिंता मत कर, अभी केवल मैथमेटिकल पार्ट को देख लो, एग्जाम्पल्स अपने आप आगे आएंगे। हाँ ओके बेटा, मैं चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, अचीवर्स क्लासेस के नाम से ही है। आप यूट्यूब में जाएंगे, ACHIEVERZ क्लासेस, ओके। और इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो बेसिक वाली 11th क्लास बेसिक मैथ्स करके प्लेलिस्ट होगी, उसको आप देख सकते हैं, या हो सकता है फिजिक्स फॉर क्लास 11th होगी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो बेसिक मैथ्स उसमें आप जाएगी। तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए ये है, क्योंकि बेटा 2 मंथ्स हमने उस पर लगाए थे, तो सारे के सारे जो है वो लेक्चर्स लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोबारा से, ठीक है। हाँ बट जो क्लासेस हैं, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, यही क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसमें आपको कई बार आवाजें भी सुनाई देंगी स्टूडेंट्स की। हाँ स्टार्टिंग वालों में, बाद में तो वो एडिट करने लग गए थे। इधर के बेटा कुछ अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी का बहुत इशू आ रहा है। कल भी मैं रात 3 बजे तक कोशिश कर रहा था कि फोर्स का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूं, तो कन्वर्ट तो हो गया बट नहीं हो पाया। अब सुबह हो गया हो तो पता नहीं, मैंने छोड़ दिया था उसको लगा के, फिर मेरी क्लासेस थी तो मैं क्लास के लिए आ गया, फिर मैंने देखा नहीं है। अभी भी शायद वो लगा होगा, क्योंकि जिस समय होती है उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो आपकी कनेक्टिविटी का इशू आने लगेगा, ठीक है। हाँ तो 8:30 के बाद ही मुझे टाइम मिलता है, फिर डिनर करके बैठता हूं मैं। पहले तो ये हो रहा था कि 1 घंटे में अपलोड हो जाता था एक लेक्चर, अब कल मैं जो है समय अराउंड 10-10:30 बैठा हूँ, और अप टू 3 o'clock जो है वो अपलोड नहीं हो पाया था। कन्वर्ट कितने मिनट का होता है लेक्चर यूट्यूब पे? हेलो, हेलो, हाँ जी, तो यूट्यूब पे कितने मिनट का होता है लेक्चर, या मतलब पूरा 1.5 घंटे?
अरे एक 1 आवर का है। अच्छा सर, हाँ पूरा डिटेल टू डिटेल। यस, जो पूरा लेक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो पूरा पूरा है। ओके सर। ओके तो ये बेटा मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो ये आपका सेकंड लॉ है। एग्जांपल्स आराम से देखेंगे और पहले थर्ड लॉ कंप्लीट कर लें। न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे, सब एक एक करके चेक करेंगे उनको। लिखिएगा सर आपका माइक ऑफ है। हेलो सर। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। चलिए चलिए। हाँ तो हम बात कर रहे थे बेटा न्यूटन। लिखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन there is always an equal। अच्छा, जब इक्वल कहते हैं ना बेटा, तो इक्वल का मतलब है मैग्नीट्यूड में इक्वल, हा, वेक्टर नहीं। वेक्टर इक्वल कहेंगे तो डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट। एंड अपोजिट का मतलब क्या है? डायरेक्शन में अपोजिट है, नेगेटिव ना। हाँ तो अब जरा पढ़ें इसको। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने पहले भी पढ़ा है। अब यहां पर एक लाइन और इंक्लूड करना जरूरी है। एक्शन रिएक्शन पेयर acts on different bodies simultaneously। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है बेटा। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। तो कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर एक बॉडी में नहीं लगेंगे। एक अगर बॉडी है, जैसे हमने बात की थी, एक एग्जांपल लिया था, ये ब्लॉक रखा हुआ था अर्थ पे, ठीक है। तो आपने नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लॉक पे आपने नॉर्मल रिएक्शन दिखाया था। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी,
ये आपकी कांटेक्ट सरफेस है बेटा, ठीक है। इस कांटेक्ट सरफेस ने इधर नॉर्मल दिखाया था, तो ग्राउंड पे जो नॉर्मल है वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट लगेगा। क्लियर है? हाँ, और सेम मोमेंट, एक ही टाइम पे, डिले नहीं होगा बेटा, ठीक है। साइमल्टेनियसली मीन्स सेम मोमेंट। हाँ, बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। ये नहीं कि आज आपने फोर्स लगाया कल रिएक्शन आएगा, आज की एक्शन पे कल रिएक्शन नहीं आएगा, एट सेम टाइम। क्लियर है? यस सर। कहाँ गया? ओके, ये रहा। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक केस ले रहे हैं। सपोज आपके फ्रेंड ने आपको प्यार से गाल पे एक स्लैप दे दिया। देना नहीं है भाई, है खाली, हाँ, और आपने पलट के उसको मारा, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन तो क्या था कि आपने उसके गाल पे मारा, ठीक है। तो जैसे ही आपका हैंड और चीक्स दोनों कांटेक्ट पे आए, उसी समय एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। एक्शन अगर चीक्स पे था तो रिएक्शन हैंड पे था। दूसरा थप्पड़ मारने की जरूरत है नहीं। हाँ, वो गांधी जी भी शायद इसके थर्ड लॉ के बहुत बड़े फॉलोअर थे, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, एक्शन रिएक्शन। हाँ जी, ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो एक मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा। काफी लोगों को ये पता होगा, बट क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है जिसे हमने ग्राउंड में प्लेस किया हुआ है। दिस इज अ ब्लॉक, मास m, ओके। अब अगर मैं इस पे फोर्सेस आपको दिखाऊं, डायग्राम इसे हमने किया था लास्ट क्लास में, तो एक फोर्स इस पे लग रहा है बेटा mg। मैं इसको आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं, दिस इज वेट। और दूसरा को डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, ये रहा आपका नॉर्मल, ओके। तो वेट, नॉर्मल, ये आपको मैंने दिखा दिया। आपको मुझे बताना है इनके रिएक्शन पेयर कहां हैं। पहला क्वेश्चन है, N and mg are reaction pair. Action pair. हाँ जी, N and mg are action reaction pair. True or false? हाँ जी, यस,
बिल्कुल सही बेटा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? अभी अभी एक पॉइंट लगा लिखा था बेटा, ये एन और ये एम जी दोनों एक ही बॉडी हैं, जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंट बॉडीज पे लगते थे। ठीक है ना? ये देखिए यहां पे हमने लिखा भी था, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट साइमल्टेनियसली, ये लिखा हुआ बेटा, समझ में आया? तो एन और एम जी ये कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे फंसाते हैं क्वेश्चन में। ओके, अब बात ये है कि भाई अगर रिएक्शन पेयर नहीं है तो इनके रिएक्शन पेयर हैं कहां? रिएक्शन पेयर है कहां? रिएक्शन ऑफ, हाँ जी, अभी अभी हमने आपसे बात की थी, देखिए ग्राउंड की बात की थी ना। जब बेटा आप ग्राउंड को देखेंगे तो ग्राउंड फोर्स लगेगा जो कौन लगा रहा होगा? ब्लॉक ग्राउंड पे लगा रहा होगा। तो इस चीज को समझिए कि एक्शन क्या है। एक्शन आपने का फोर्स ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड। एक्शन क्या है? फोर्स ऑफ ब्लॉक, फोर्स ऑफ ब्लॉक नहीं, फोर्स ऑन ब्लॉक। एक्शन है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड। रिएक्शन क्या होगी? फोर्स ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक। समझ में आया? आपके हाथ ने फोर्स लगाया चीक्स पे, चीक्स ने फोर्स लगाया हाथ पे, ये है रिएक्शन। अब जरा मुझे बताइए रिएक्शन ऑफ वेट, ये इंटरेस्टिंग है। रिएक्शन ऑफ एमजी, हाँ जी, इसमें एक्शन क्या है? आप किसी को भी एक्शन कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो है एक्शन कहना है। अगर मैं एक्शन एमजी को कह रहा हूं, हाँ, तो एक्शन क्या है बेटा? हाँ, वेट को कैसे डिफाइन किया था? वेट को कैसे डिफाइन किया था? पुल बाय अर्थ, यही तो कहा था। अरे किसी भी बॉडी को जो अर्थ पुल करेगी उसी को तो एक्शन कहेंगे। तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा बेटा पुल ऑन अर्थ। अब ये समझना जरा बहुत ध्यान से, सब ने पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, ये आपकी अर्थ है और ये आपका पार्टिकल है, कहीं पे भी रख दो एम। ओके, एक फोर्स का लगेगा इधर mg, इसी को तो आप कहते थे वेट, यहां पर हम इसे कह रहे हैं एक्शन। समझ में आया बेटा? रिएक्शन पेयर लगेगी अर्थ के सेंटर पे और वो भी इतनी ही होगी, ये रही रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, वेट की रिएक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर पे होगी। हाँ जी, वेट का रिएक्शन mg का रिएक्शन mg ही होगा। अर्थ अगर आपको खींच रही है तो आप अर्थ को, कंफर्म है। फोर्सेस कभी भी आपको सेपरेट आइसोलेटेड वाले मिलेंगे ही नहीं, वो हमेशा एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होंगे। तो आपने अर्थ को खींचा, अर्थ ने आपको खींचा, आपने अपने दोस्त को खींचा, दोस्त आपको खींच रहा होगा, आप खींचे तब भी वो खींच रहा है, बिकॉज वो रिएक्शन है।
होगी ही होगी बेटा। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, एक रोप लीजिए और दोनों हाथों से खींच लीजिए, एक रोप को ऐसे करके पुल कीजिए या पेन को ऐसे करके देखिए, आपको लगेगा आपके हाथ पे पेन जो है वो एक फोर्स लगा रहा है, करके देख। ओके, हाँ जी, कोई डाउट किसी को? तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा थर्ड लॉ के। फर्स्ट एग्जांपल इज ह्यूमन वॉक। ओके, आप अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश हैं, अर्थ आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, और जो फोर्स हेल्प करता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया ह्यूमन वॉक। सेकंड है स्विमिंग। हाँ जी, स्विमिंग में भी आप यही करते हैं, आप वाटर को पुश करते हैं बैकवर्ड और वाटर आपको पुश करता है फॉरवर्ड, एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, ने गन पे फोर्स लगाया, बुलेट गई आगे, गन आई पीछे, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर है बेटा? तो कहीं पर भी एक देखिए एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, रबर बॉल ले लेते हैं, ये आपकी बॉल है, ठीक है ना, ये नीचे आई बेटा, यहां जैसे ही पहुंचेगी इस पोजीशन पर, तो जब ये ग्राउंड के साथ हिट करेगी तो उस पोजीशन पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, और दूसरा फोर्स जहां पर के साथ कांटेक्ट हुआ है वहां पे लग जाएगा नॉर्मल। इसी मोमेंट पे ग्राउंड पे एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये कौन लगाएगा? दिस इज बाय बॉल एंड दिस वन इज बाय ग्राउंड। समझ में आया? तो एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है, आप जिसको जो कहना चाहें। तो ये बेटा आपके 3 लॉज हो गए। और हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप कहेंगे, फोर्स की अगर आप बात करें, 3 लॉ आपको पढ़ा दिए गए, तो दैट मींस थ्योरी तो कंप्लीट हो गई। बट अभी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में वो है, और आप नोट करना चाहें इसे कर लीजिए। ये आपका थर्ड लॉ आ जाएगा। बट क्वेश्चंस में अभी जो है वो अप्लाई कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ते हैं बेटा तो 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो आपको चीजें आ गई, जनरली ये पार्ट काफी बच्चों का क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट।
जब आप न्यूमेरिकल करते हैं भाई, उनको लगाना कैसे, कॉन्सेप्ट तो पता, लॉ पता आपको एक्शन ये पता है कि ये पेयर में होंगे हमेशा, लेकिन जैसे अभी हमने अप्लाई किया, ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में मिल, वहां पे कैसे उसको अप्लाई करना है, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 या 3 स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट क्लास में वही देखेंगे कि आप न्यूमेरिकल्स में सेकंड लॉ को या फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई, ठीक है। तो कोई डाउट आज की क्लास का रहा हो पूछ लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आपका जो लेक्चर है ये 1-2 दिन में अपलोड होते रहें, जिस दिन लेक्चर हो रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू मुझे भी पता है, आप लोगों को एंड पे चल रहा है, सारे लोग जो हैं वो लास्ट तक नहीं रुक पाते हैं, तो आप उसे पे देख सकते हैं। बट मेरी भी बेटा अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिट है कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं उन्हें अपलोड, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो हमारे हैं अपलोड कर दूं। चलिए फिर आज के लिए काफी है। अब सजल का ठीक है कनेक्शन, आज प्रॉब्लम नहीं आई, सजल और अंकुश। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, सी यू। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं।